देखिए, आज तो पत्रकारिता को किसी और ही दिशा में मोड़ दिया गया। बिल्कुल हमारे लिए पत्रकार, हम तो फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो मैं एक भी टीवी शो नहीं देखता, एक भी न्यूज़ शो नहीं देखता, क्योंकि मेरे रिलेवेंट कोई टॉपिक वहाँ ना बात होती है, ना डिस्कस होती है, ना डिबेट होता है। नहीं, टीवी पे न्यूज़ चैनल में बहुत कम देखता हूँ। एक बात है, गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते हैं, तो 100 पत्रकारों में से 2-4 अच्छे भी रहेंगे तो लोग उनकी गणना नहीं करेंगे, उनके साथ वो भी पीस जाएंगे। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि हम अंबानी को गाली देते हैं, अंबानी अडानी को गाली देते हैं, जबकि सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन और जियो पकड़ाने वाला अंबानी ही है इस समय। तो एक अगर मुझे कोई स्टार्टअप करना हो तो मैं आईटी सेक्टर में कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में स्टार्टअप करना चाहूँगा, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया। ये सब चीज़ें आप यूट्यूब पर फ्री में सीख सकते हैं। हम इस समय गोरखपुर के पंत पार्क में हैं। हमारे पीछे ये युवा हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बजट पे ये क्या सोच रहे हैं और इनकी आवाज़ कहाँ है। कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और भारत की आबादी जो है वो 65% आबादी युवाओं की है, और वो युवा जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है वो 65% हैं। तो भारत की आबादी सबसे ज़्यादा युवाओं की है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं है उससे ज़्यादा युवा हमारे भारत में। तो ये युवा मेरे पीछे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या सोचते हैं बजट को लेके, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होगा, आम बजट पेश होगा। तो इनके सोच क्या है, एजुकेशन में क्या होना चाहिए, कृषि में क्या होना चाहिए, स्टार्टअप के लिए ये क्या सोचते हैं। तो इनकी सोच को ही हम जानने समझने आए हैं कि ये सोच क्या रहे हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। भाई साहब से शुरुआत करते हैं। स्मार्ट यही दिख रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा? थैंक यू। शुभम रौनियार। 1 फरवरी को बजट पेश होगा, है ना? तो आपको बजट से क्या उम्मीद है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और थोड़ा बजट का एलोकेशन ज़्यादा हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे मोदी जी की मुहिम है कि मेड इन इंडिया बनाना है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाएं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बच्चे आगे बढ़ें और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर सकें। आपका नाम क्या है? शुभम रौनियार। क्या करते हैं? MSc फिजिक्स। सबसे एक बार सबकी राय ले लेते हैं, फिर आपके पास फिर आएंगे। क्या नाम पड़ेगा? शिवरतन पांडे। जो बजट पेश होने वाला है ना, 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट, तो बजट से आपकी क्या उम्मीद है? कौन से ऐसे सेक्टर हैं कि आपको लगता है कि सरकार को वहाँ बजट ज़्यादा देना चाहिए? उम्मीद क्या है बजट से आप? हर बार बजट से उम्मीद एक ही होती है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो बेसिक जो नीड्स हैं, या फिर जो आने वाले समय में जो महंगाई बढ़ रही है उसमें कुछ बजट में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे जो आम जनता है, जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनके लिए खास ध्यान हो। क्योंकि भाई अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि अमीर लोगों के पास धन बहुत ज़्यादा है और गरीब लोगों के पास धन बहुत कम है। तो जो भी असमानता की खाई है उसको पाटा जाए। जी, जो असमानता की खाई है इसको भरा जाए। कुछ ऐसा हो कि जो गरीब हैं हमारे उन तक भी ध्यान जाए। जो बेसिक चीज़ें जो अभी तक देश में हो जानी चाहिए, जो नहीं है, बहुत जगह गांव में रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सी ऐसी जगह हैं, तो उनके लिए जरूर बजट में कुछ होना चाहिए। और जैसा कि हम सभी छात्र हैं तो हम यही चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सुधार है वो होने चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक फंड होना चाहिए। सबकी एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं, टिप्पणी लेते हैं, फिर सबसे खुल के बात की जाएगी। आप क्या सोचते हैं, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यम शुक्ला है। तो ये जो बजट पेश होने वाला है, बजट से आपकी क्या उम्मीद है? आपको क्या लगता है किन सेक्टरों में सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है कि वो ज़्यादा पिछड़ गया है? आपकी सोच क्या है बजट को लेकर? मेरी सोच तो पहले तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो सबसे पहले शिक्षा के मामले में, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में जो GDP परसेंटेज है इंडिया का वो बढ़े। तो बजट को लेके ये युवा क्या सोच रहे हैं, तो इसी सोच को जानने समझने आ गए कि ये क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ये सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं और सरकार को लेकर आते हैं। तो कोई सरकार जब बन जाती है तो इन युवाओं के बारे में वो क्या सोच रही है, क्योंकि बजट 1 फरवरी को आने वाला है, तो फिर ये युवा क्या सोच रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि 1 फरवरी को जो बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री, तो क्या है सोच और ये क्या इनकी उम्मीदें, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी होने के नाते सबसे पहला फोकस जहाँ तक GDP का होना चाहिए, बजट का होना चाहिए, वो शिक्षा होनी चाहिए। और दूसरा रोज़गार, और तीसरा स्पोर्ट्स, खेल के मामले में, क्योंकि खेल के मामले में भी हम पीछे हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम पीछे हैं। तो मेरा सिर्फ यही 2 एक
मेरी बात है कि जीडीपी परसेंटेज डिफेंस पर भी शिक्षा पर भी और स्वास्थ्य पर भी बढ़नी चाहिए। तो इनका ये कहना है, मैं इनसे जब बात कर रहा था तो जो सबसे बड़ी बात है, एक तो शिक्षा पे, साइंस पे इनका कहना है। दूसरी और तीसरी बात ये है कि फीफा जब वर्ल्ड कप हुआ तो करोड़ों लोग यहाँ से बैठ के उनकी टीआरपी बढ़ा रहे थे, देख रहे थे। मेसी अच्छा खेलता है, दाहिना पैर बायां पैर बड़ा शानदार चल रहा है, और रोनाल्डो को क्या पूछना, क्या गजब का किक मारता है। तो ये सब हम कर रहे थे, सुन रहे थे, और उनके पैसे बढ़ रहे थे, और हम करोड़ों की जनसंख्या में क्यों भारत किसी की ज़रूरत क्यों नहीं बन पा रहा है, वो क्यों बाजार केवल बन के रहेगा। इनका ये कहना है कि जो जीडीपी देश की है, तो जीडीपी का कुछ हिस्सा खेल के लिए ज़्यादा खर्च किया, खेल में भी, फुटबॉल में, है ना। तो इनसे जानते हैं, ये बहुत छरहरे बदन के हैं और लग रहा है फुटबॉल पे बहुत शानदार बोलेंगे। पहले नाम बताइए अपना। शुभम उपाध्याय। शुभम उपाध्याय जी हैं। तो अभी बजट पेश होने वाला है ना, 1 फरवरी को। तो बजट को लेके आपकी उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की है, तो युवा क्या सोचता है बजट को? एज ए स्टूडेंट मैं कहूँगा कि एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स जो डोमिनेंट स्पोर्ट है इंडिया में, जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट सभी कोई देखता है, ओलंपिक में क्रिकेट खेली ही नहीं जाती है। ओलंपिक में जो गेम्स हैं उनको लेके जो फंडिंग है उतनी हिसाब से मिल नहीं पाती है। तो इन सब स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। फिर एजुकेशन सिस्टम में भी आप साइंस और टेक्नोलॉजी में हम उतने विकसित नहीं है जितना हमें होना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास के लिए और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हेल्थ इश्यूज हैं, मतलब हेल्थ कंस्ट्रक्शन जो है इंडिया में वो अभी उतना डोमिनेंट नहीं है, तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए और भी बढ़िया से उस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, जैसे अति लघु उद्योग और लघु उद्योग, उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो बेरोजगारी है उससे थोड़ा बचा जा सके और स्वरोजगार पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा सके। तो शुभम उपाध्याय, बहुत शानदार इन्होंने अपनी ओपिनियन इन्होंने रखा, और कम शब्दों में बहुत कुछ बता दिया जो कि कैमरे में कैद है। इन्होंने बताया कि रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके और खेल को लेके, खेल काफ़ी ये लोग, क्योंकि युवा क्यों ना सोचे, क्योंकि 2/3 आबादी युवाओं की है, और सब लोग युवा फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं, मतलब कि विदेशी टीम खेल रही हैं और ये यहाँ के लोग उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना हमारी टीम हो। अगर रैंकिंग में देखिए तो हम नीचे से होंगे, है ना। क्या शिवम 102 या 112 करके कुछ रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग, इंडिया की फीफा रैंकिंग है। आपका नाम? शिवम आनंद सोनी। बजट को लेके शिवम आनंद, आपका? शिवम आनंद सोनी। तो आप क्या सोचते हैं बजट में? देखिए, आपको नॉर्मल एजुकेशन के लिए हो गया, फिर हेल्थ के लिए या फिर स्पोर्ट्स के लिए, जो आपको जो एकेडमिक लेवल पे जो होती है रिसर्च को, मतलब स्किल डेवलपमेंट करें, या फिर नॉर्मल जो है, मतलब वो जो थोड़ा डिग्री लेके बस बाहर निकलने वाली बात, वहाँ पर मतलब कुछ सीख के लड़के निकलें, ऐसा कुछ बेसिकली जो सिस्टम बनाया जाना चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन जो रिसर्च वगैरह है, उसके बाद जो मिडिल स्टार्टअप हैं, जो लोअर क्लास के या मिडिल लोअर क्लास के लिए हैं, थोड़ा स्टार्टअप्स को वो ग्रो अप करें। उसके बाद थोड़ी सी मतलब पॉवर्टी को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। उसके बाद नॉर्मल हेल्थ के लिए थोड़ा सा वो नॉर्मल सही रहें। उसके बाद आपका खेल के लिए हैं, फिर नॉर्मल जो मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल, अरे ये सॉरी नहीं। आपका नाम क्या पड़ेगा? आकाश कुमार। आकाश, बजट पेश होने वाला है, 1 फरवरी को बजट पेश होगा। बजट को लेके आपकी क्या उम्मीद है? आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ, तो पहले एजुकेशन हो, फिर हेल्थ, स्पोर्ट्स, और एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जो थोड़ा बजट चाहिए, जिसके साथ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ उनको स्किल भी डेवलप हो, जिसके रोज़गार पैदा कर सकें। और बाकी जो एग्रीकल्चर के लिए हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, तो बेसिकली ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि एजुकेशन आए, एजुकेशन के साथ स्किल आए, स्किल के साथ जब रोज़गार डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर जो स्टार्टअप के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो, फंड मिले। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव। बजट को लेके आप क्या सोचते हैं? आपकी उम्मीदें क्या हैं? ये देखिए, एज ए स्टूडेंट, वो भी स्पेशली साइंस स्टूडेंट, मेरा मानना है कि सरकार को नए नए रिसर्च और नए नए इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो अभी तक का सिस्टम है कि जब कोई फेमस हो जाता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जब तक कोई स्ट्रगल मोड में होता है तब तो ना उसको कोई पूछता है, ना कोई किसी प्रकार की मदद करता है। तो हमको ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे लोगों को जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें क्षमता है, उसको निखार के बाहर आना चाहिए, ताकि जिससे हमारे देश की इकोनॉमी पे और चीज़ों पर सुधार हो सके। जब भारत आज़ाद हुआ 1947
1947 में साक्षरता दर 19% थी और आज 75 साल के बाद लगभग 80% है साक्षरता दर। तो शिक्षा में खर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन ये युवा हैं, इनसे ये जानते हैं कि जब आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं, तो क्या लगता है आपकी आवाज़ वहाँ होती है या फिर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ वहाँ गायब है? युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए, स्टार्टअप के लिए कितनी बातें आपके लिए होती हैं? देखिए, आज तो पत्रकारिता को किसी और ही दिशा में मोड़ दिया गया। बिल्कुल हमारे लिए पत्रकार, हम तो फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो मैं एक भी टीवी शो नहीं देखता, एक भी न्यूज़ शो नहीं देखता, क्योंकि मेरे रिलेवेंट कोई टॉपिक वहाँ ना बात होती है, ना डिस्कस होती है, ना डिबेट होता है। और डिबेट क्या फॉर्मेट रहता है वो तो देखा ही गया है आज तक। तो ये रहा, ये मतलब मेरा टेक है आज के मीडिया पे। और मुझे क्या चाहिए कि मेरे जो रिलेवेंट मुद्दे हैं मेरे लिए, इंटरनेशनल रिलेशन है या फिर जो है, ये आप देखेंगे कि आज के प्राइम टाइम में कोई भी एक ऐसा प्राइम टाइम नहीं होगा जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कोई न्यूज़ आता हो या कोई बात होती हो या फिर कोई एनालिसिस नहीं होता। देखते हैं हम नेशनल जियोग्राफिक इंडिया में आके डॉक्यूमेंट्री बना देता है, पर इंडिया में कोई मीडिया वाला नहीं घूमता है इंडिया में कल्चर दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। तो ये मीडिया से है कि मीडिया मतलब टीआरपी तो एक अलग बात है, उनको अपना घर चलाना है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सवाल सीधा है, क्योंकि यही दर्शक होते हैं, यही आपको प्यार देते हैं, यही आपको बुलंदियों पे चढ़ाते हैं। और जो देश की आबादी, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, 65% आबादी युवाओं की है। अगर युवा ऐसा सोच रहा है तो ये बेहतर नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि इनकी खुद की सोच है। तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है और आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, तो ये नॉलेज का जरिया और न्यूज़ का जरिया आप कहाँ से, स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त करते हैं जब आप टीवी चैनल देखते ही नहीं है? हमारे लिए इंफॉर्मेशन का जरिया तो जैसे हम तो अपने आप को काफ़ी प्रिविलेज मारेंगे। तो एक तो हमारे लिए है किताबें, किताबों के बाद पत्रिकाएं के बाद से इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे हैंडल्स हैं, कई सारे ब्लॉग साइट्स हैं। जो असली पत्रकारिता तो वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही है। तो हमारे लिए वही है जो है। आ जाइए उपाध्याय जी, थोड़ा सा आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं ना। जब आप ही को देख के मैं रुक गया। जब आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, पहले सीधे सीधे ये बोलते हैं कि आप इतना अच्छा बता रहे हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं ना, और अगर इतना कुछ कह रहे हैं तो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बेहतर है कि हमारे देश का युवा इतना बढ़िया सोच रहा है। तो आपके जानकारी का लेवल इतना कहाँ से बढ़ता है? देश में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, बनने के तरफ अग्रसर है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से जुटाते हैं? जब भाई साहब तो टीवी नहीं देखते हैं, आप भी नहीं देखते हैं? नहीं, टीवी पे न्यूज़ चैनल में बहुत कम देखता हूँ। एक बात है, गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते हैं। तो 100 पत्रकारों में से 2-4 अच्छे भी रहेंगे तो लोग उनकी गणना नहीं करेंगे, उनके साथ वो भी पीस जाएंगे। तो मैं कुछ पत्रिकाओं को फॉलो करता हूँ, प्लस कुछ मैगजीन्स और थोड़ा बहुत एक द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का अखबार है, उसको थोड़ा बहुत देखता हूँ। तो वहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के ब्लॉग्स आते हैं, लाइक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट के, कैपिटलिस्ट के ये ब्लॉग आते हैं। तो उनको पढ़ने से काफ़ी कुछ पता चलता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज होता है। पेपर का वो हिस्सा बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप खुद दैनिक जागरण उठा लीजिए, देश विदेश जागरण पिछले पेज पे होता है, वो भी एक पेज में। फॉरेन पॉलिसी के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? एक पेज में आप पूरा विदेश दिखा रहे हैं और बाकी के 12 पेज में देश दिखा रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि सब एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर आप एक पेज में गोरखपुर जागरण दिखा रहे हैं तो एक ही पेज में पूरा इंडिया दिखाइए। मेरा सवाल ये है कि द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम या बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश में, आम जनमानस देहात में अगर है तो इंग्लिश सबके पास नॉलेज नहीं है, वो नहीं पढ़ पाएगा, है ना। लेकिन जिस तरह के दैनिक जागरण आपने कहा और भी जो पेपरों का नाम लिया, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज होते हैं, आप उनमें भी देखिएगा तो एक पेज का एक आता है पूरा ब्लॉग। जो यूपीएससी फॉलो करते हैं तो वो लोग देखते हैं, उसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज होती है। पूरे पेपर का सबसे इन्फॉर्मेटिव पार्ट वही होता है। लेकिन द हिंदू के अकॉर्डिंग देखा जाए थोड़ा कम होता है, लेकिन लोग उसको अवॉइड करते हैं। लोगों को क्या पसंद है कि बाइक से जाते वक्त गोरखपुर रास्ते में हुआ एक्सीडेंट, 2 लोगों की मौत, वो लोग बहुत कम पढ़ते हैं। देखिए आज का युवा क्या सोचता है, इस सोच को देखिए, क्योंकि वाकई युवाओं की आवाज़ गायब है। ये लोग हम लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग क्या
दिखा रहे हैं, है ना। तो आज हम युवाओं को ही जानने आए हैं, क्या लगता है जब टीवी देखते हैं और जब नहीं देखता नॉर्मल, या फिर न्यूज़पेपर हो गया, फिर नॉर्मल वैसे जो नॉर्मल वो सोशल साइट्स हैं जैसे फेसबुक व इंस्टाग्राम है, फिर नॉर्मल ब्लॉग्स वगैरह हैं, इन सब से, या फिर जो अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, वो जो इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं, उन सब से थोड़ा सा जो सब लिखते हैं मतलब रिटेन, उन सब से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है नॉर्मल न्यूज़पेपर वगैरह से ही। प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं, हर देखा जाए वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी हों या फिर मोदी जी हों, उनका यही कहना है कि आत्मनिर्भर बनिए, है ना, अपना स्टार्टअप करिए, नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनिए। तो अगर आप ही के नज़र से देखें कि स्टार्टअप करने के लिए क्या ज़रूरी है या फिर क्या करने की ज़रूरत है, कैसे स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सकता है? रोजगार के लिए ज़रूरी है कि सरकार की नीतियाँ हो कि अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो उसको फंड दिया जाए अच्छे से, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए। और जहाँ तक रोजगार की बात है, स्टार्टअप्स की बात है, तो वो एक व्यक्तिगत सोच होती है और जो स्टार्टअप करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए अच्छा खासा आपको इनकम कैपिटल लगाना पड़ता है शुरुआत में। तो सरकार की नीतियाँ अगर अच्छी होंगी, सरकार अगर सपोर्ट करेगी और उसके बाद उसको समर्थन मिलता रहेगा तो स्टार्टअप्स अच्छे होंगे। आपके नज़र से अगर हम देखना चाहते हैं स्टार्टअप के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार का काम है अवसर देना, है ना। सरकार एक तरफ कह रही है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, तो क्या लगता है आपको? स्टार्टअप्स के लिए तो सबसे पहले कि अभी इंडिया में लोग इतने अमीर नहीं हैं कि मतलब स्टार्टअप्स तुरंत, थोड़ा सा उनको फंडिंग की ज़रूरत है, सब्सिडीज़ दी जाएँ और लोन को ईज़िली अवेलेबल कराया जाए जो बैंक से हैं। और जितने भी, और थोड़ा सा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी देखिए जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे स्पेस एक्स ऐसी जैसी बड़ी कंपनियाँ हैं, लेकिन इंडिया में वैसी कंपनी नहीं है। अभी हाल ही में एक आध कंपनी खुली है, तो उस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो उसको भी थोड़ा सा अगर ओपन किया जाए तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स ओपन। आप लोग युवा हैं, है ना, और भी युवा स्टार्टअप कर रहे हैं, MBA चाय वाला, IITN चाय वाला, तो IIT करके फिर MBA करके। तो आपके नज़र से देखें स्टार्टअप के लिए अगर आपको कोई मंत्रालय दे दिया जाता तो आपकी क्या सोच होती स्टार्टअप के लिए? एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। देखिए, स्टार्टअप के लिए तो आज के ज़माने में एक तो कैपिटल बहुत बड़ा इशू पड़ जाता है किसी भी एफर्ट पर। हमारे हाथों में, सबके हाथों में मोबाइल है, तो एक जब से ये डिजिटल एज शुरू हुआ है हमारा, कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा वो बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया है, जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सोर्स भी बन सकता है अगर अच्छे से मोबाइल का इस्तेमाल किया जाए और लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए। हम लोग के सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है, और सबसे बड़ा मतलब ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि हम अंबानी को गाली देते हैं, अंबानी अडानी को गाली देते हैं, जबकि सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन और जियो पकड़ाने वाला अंबानी ही है इस समय। तो एक, अगर मुझे कोई स्टार्टअप करना हो तो मैं IT सेक्टर में कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में स्टार्टअप करना चाहूँगा, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया। ये सब चीज़ें आप यूट्यूब पे फ्री में सीख सकते हैं और बहुत आसान होता है सीखना। बता रहे हैं, अगर मेरे कोई दर्शक हो तो आप इनसे देखिए कि अगर आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ कर सकते हैं। मैं इनकी सोच जानना चाहता हूँ, आप क्या करिएगा? आप बता भी रहे हैं कि आप एडिटिंग करते और भी कुछ करते। हाँ, और आज के ज़माने में अगर किसी के पास फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, तो अगर वो कह रहा है कि हम गरीब हैं, तो ये उसका प्रॉब्लम है ये, क्योंकि नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे हर तरीके का, और आप सीख के उससे रोज़गार जनरेट कर सकते हैं अगर आप एफर्ट डालें तो। आप क्या करते हैं स्टार्टअप के लिए? मैं मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हूँ, तो मैं एपीकल्चर और सेरीकल्चर, ये दो बहुत बड़े फील्ड हैं जिनमें सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करती हैं, तो उनकी मदद से ये दो स्टार्टअप में स्टार्ट करता। मैं मधुमक्खी पालन एपीकल्चर या रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, इन दोनों में काफ़ी। अगर आपको स्टार्टअप करना होता तो आप क्या करते? स्टार्टअप के लिए सबसे कैपिटल की जरूरी है। अगर कैपिटल रहे तो मैं एक डेयरी जरूर सरकार लोन भी दे रही है, मुद्रा लोन लीजिए। हाँ, तो अगर मुझे स्टार्टअप करना हो तो मैं या एक डेयरी खोलने का प्रयास करूँगा या फिर मैं अपना खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहूँगा। मुद्रा लोन, एक तो देखिए क्या है कि इंडिया जैसे बहुत बड़े पॉपुलेशन की कंट्री है, कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो उसको जनमानस तक पहुंचाना एक ये ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक पाइपलाइन होना चाहिए बहुत, वो जो है ट्रांसपेरेंसी है, और जो टॉप लेवल से टॉप टू डाउन जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का, फिर या मुद्दों का, या फिर वो जो भी है, वो बहुत बेकार है। तो हमें तो पहले अपनी पुरानी मशीनरी जो है वो सही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप नया नया पॉलिसी लेते चले आइए और देश में रिफॉर्म होते चला जाएगा। मुद्रा लोन आया तो
पर कितने लोगों को गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्चा किया उसको एजुकेट करने में लोगों को इसके लिए क्या करना है? सरकार की नीतियाँ जो हैं वो जनमानस तक पहुँचती नहीं है। पैसा आता तो है पर ऊपर ऊपर ही, नीचे नहीं पहुँच पाता है जहाँ पहुँचना चाहिए। तो सरकार को ज़रूरत है कि वो इन सभी चीज़ों स्टार्टअप करना हो तो आप क्या करेंगे? उन्होंने तो अपना बताया, बड़ा सही बताया इन्होंने कि हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, अंबानी और अडानी ने आपको बहुत मजबूत कर दिया नेटवर्क के क्षेत्र में, है ना? और उन्होंने भी सबने अपना अपना बताया। तो आप क्या करते हैं? देखिए, सरकार तो बनने बहुत सारी पॉलिसी ला रही है, सबसे बड़ी बात है वहाँ जागरूकता की कमी। अगर मेरी बात है तो मैं एज स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, मैं एक डिस्टेंस कोचिंग के संस्थान शुरू करना चाहूँगा। उससे लोगों को जागरूक करूँगा, नई नई चीज़ें बताऊँगा, इनोवेशन के प्रति लोगों को जागरूक करूँगा। ये मेरा विचार है अभी। आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से हेल्प मांगूंगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कुछ काम करे, स्किल को एक्सपेंड करे। उसके बाद बैंक लोन ईजिली प्रोवाइड हो, लोन आसानी से मिले, टैक्सेस कम हो, जिससे स्किल रिसोर्स अगर बढ़े तो आसानी रहेगा। ठीक है, आप क्या करोगे? मैं स्टार्टअप के लिए अभी जैसे कि भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके लिए भी मतलब खाद्यान्न की भी खपत भी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं खाद्यान्न का कुछ वो करता जिससे कि अच्छा मिलता, ग्रो अप हो और खाद्यान्न की खपत हो, जिससे कि तो हम युवाओं के बीच में थे और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि बजट को लेके इनकी सोच क्या है, इनकी उम्मीद क्या है। इन्होंने स्टार्टअप के बारे में बताया। तो जब युवा बोलता है तो अच्छा बोलता है, नई एनर्जी है युवाओं के पास, ये अच्छा सोच रहे हैं। इन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाए, सवाल उठना भी चाहिए। अगर इनकी आवाज़ मीडिया के बीच में नहीं है तो दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली भारत की है। मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ। 14 लाख स्कूल हैं, 95 लाख शिक्षक हैं, 26 करोड़ छात्र समाहित है। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें सुझाव है कि जीडीपी का 6% खर्च कर दिए। तो तमाम चीज़ें हैं और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत, और जो आंकड़े आने वाले हैं कि शायद चीन को भी वो पीछे छोड़ दे। तो जनसंख्या में तो हम चीन को पीछे छोड़ ही रहे हैं, लेकिन चीन को और भी क्षेत्र में हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो किसी भी देश की पूंजी उस देश की युवा आबादी होती है। भारत के पास युवा हाथ है, 65% आबादी युवाओं की है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। तो जिस देश के पास इतनी बड़ी पूंजी हो, युवा पूंजी हो, एफर्ट हो, सोचने वाले लोग हों और इतना बड़ा बाजार हो, कोई भी देश अगर कुछ भी इनोवेशन करता है, कुछ खोज करता है, कुछ पैदा करता है तो वो बाजार के रूप में भारत के पास आता है। तो भारत क्यों ना किसी की मतलब ज़रूरत बन जाए, भारत क्यों ना ज़रूरत किसी की बन पा रहा है। तो यही जानने समझने हम युवाओं के बीच चले आए गोरखपुर के पंत पार्क में। क्या गजब के ये युवा सोचते हैं। इन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया, बिना कुछ अनकट किए हम इसको लोड करेंगे पूर्वांचल पोस्ट पे। तो ऐसी ही खबरें हम अलग अलग जगहों से जाकर दिखाने समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई सोच क्या रहा है, कोई बोल क्या रहा है, कोई कहना क्या चाहता है। तो ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अरमान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।